नमस्कार साथियों, मैं श्री राम बुकर माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की और इसके अंदर हम प्रधानमंत्री जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। कुछ प्रधानमंत्री हैं शुरुआती, उनकी हमने बात की है। जैसे नेहरू जी के बारे में हमने बातें की, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इनके बारे में बात की, इंदिरा गांधी के बारे में हमने बात की, हमने जो हमारे मोरारजी देसाई हैं उनके बारे में बात की, इसके बाद में चौधरी चरण सिंह हैं उनके बारे में बात की, इसके बाद में राजीव गांधी हैं उनके बारे में हमने बात की है। अब हम नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा, हमारे 7वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह। अब वीपी सिंह का जो कार्यकाल है वो है 1989 से 90। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम है। अब वीपी सिंह की हम बात करें तो देखिएगा कि इनके समय देश में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी। देश में पहली बार जो गठबंधन की सरकार बनी वो वीपी सिंह के समय बनी थी। यानी कई राजनीतिक जो दल हैं उनकी मिली जुली सरकारें थी। हाँ, मोरारजी देसाई के समय भी कई राजनीतिक दलों ने मिलकर सरकारें बनाई थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो गठबंधन है वो इन्हीं के समय बना था। इसलिए पहली गठबंधन की सरकार वीपी सिंह के समय की मानी जाती है। अब ये जो गठबंधन की सरकार है इससे ही आपके त्रिशंकु आपके पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसे हैंगिंग पार्लियामेंट भी कहते हैं या त्रिशंकु सरकार भी हमें बोल सकते हैं। देखिएगा, हैंगिंग का मतलब एक प्रकार से झूलना होता है। अब आपको पता है गठबंधन की सरकार यानी कई दलों की मिली जुली सरकार, अब वो झूलती रहती है। कोई आपके किधर उसको खींचने का प्रयास करता है, कोई किधर खींचने का प्रयास करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे एक आयोग पढ़ा था, बीपी मंडल आयोग। बीपी मंडल आयोग जो है इसका गठन है वो 1978 में मोरारजी देसाई के समय किया गया था। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। देखिएगा, एक आयोग पहले और गठित हुआ था ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, वो था काका कालेलकर आयोग जो 1953 में गठित हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। और ये बीपी मंडल मोरारजी देसाई के समय गठित हुआ था। इसने अपनी सिफारिशें दी, सरकारों ने इन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वीपी सिंह की जब सरकार बनी देश में तो इन्होंने बीपी मंडल की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी जो है, कौन, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, इसको आपके केंद्रीय नौकरियों में 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। तो प्रश्न आता है कि बीपी मंडल आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? मोरारजी देसाई के समय। बीपी मंडल की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया वो किस प्रधानमंत्री के समय दिया गया? वीपी सिंह के समय दिया गया। कितना दिया गया? 27% दिया गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक आयोग है सरकारिया आयोग। सरकारी आयोग, ये जो सरकारी आयोग है इसका जो गठन है वो तो हुआ था इंदिरा गांधी के समय 1983 में। 1983 से 87 इसका समय है। और सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 25 मई 1990 को आपके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। किस परिषद का गठन किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। किस आयोग की सिफारिश पर? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। कब किया गया? 25 मई 1990 को किया गया। किस प्रधानमंत्री के समय? वीपी सिंह के समय। अब देखिएगा कि जो सरकारिया आयोग है इस की सिफारिशों के आधार पर हमारे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। और आपके जो सरकारिया आयोग है इसने आपके जो रिपोर्टें दी थी वो संघ और राज्यों के संबंधों को लेकर स्पेशल रूप से दी थी। इसके बाद में बात करते हैं
कि हमारे जो नेक्स्ट पीएम बने हैं वो कौन बने हैं। नेक्स्ट हमारे 8वें नंबर के जो पीएम हैं वो देखिएगा, वो है कौन है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर जो हैं इनका कार्यकाल देखिएगा, इनका कार्यकाल है 1990 से 91। 1990 से 91 चंद्रशेखर का कार्यकाल है। अब देखिएगा चंद्रशेखर जो हैं इन्हें आपके देश का युवा तुर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता है। अब युवा तुर्क का मतलब क्या होता है इसको भी समझिएगा। देखिएगा युवा तुर्क का मतलब है क्रांतिकारी विचारों वाला व्यक्ति, या हम कह सकते हैं परिवर्तनवादी विचारों वाला व्यक्ति। जैसा मैंने आपको पहले बताया, व्यक्ति का नाम होता है थोड़ा बहुत स्वभाव मिलता है। एक हम पढ़ते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो वो तो पूर्णतया क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। अब इनका नाम चंद्रशेखर है, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चंद्रशेखर जो हैं देश के एकमात्र ऐसे पीएम हैं, एकमात्र पीएम जिन्होंने लाल किले पर राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया। लाल किले पर क्या नहीं फहराया, राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया। अब देखिएगा राष्ट्र ध्वज क्यों नहीं फहराया, क्योंकि इनका कार्यकाल काफी कम है। और आपको पता होगा एक हमारे 15 अगस्त और एक 26 जनवरी के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। 15 अगस्त के अवसर पर फहराते हैं तिरंगे पर, आपके लाल किले पर तिरंगा वो प्रधानमंत्री, और आपके जो गणतंत्र दिवस है उस अवसर पर राष्ट्रपति। तो वो 15 अगस्त का समय आपके इनके पास आया ही नहीं। यह हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले से देश को संबोधित नहीं किया, वो कौन है, चंद्रशेखर। तो हम जो प्रधानमंत्री अभी देख रहे हैं छोटा छोटा इनका कार्यकाल है। अब हम नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करते हैं, और वो हैं आपके 90वें नंबर के प्रधानमंत्री, और वो कौन बने, आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। अब पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल वो देखिएगा 1991 से 96 तक का इनका कार्यकाल। 1991 से 96 तक का इनका कार्यकाल। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव के समय की, तो देखिएगा हमारे देश के प्रथम ऐसे पीएम जो आपके पीएम बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। क्या नहीं थे, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन, पीवी नरसिम्हा राव। जब हमने प्रधानमंत्री है शुरुआती जो हमारी क्लास थी उसमें बात की थी कि प्रधानमंत्री आपके बनते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उसे 6 माह में संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो हमारे वहाँ पर बात भी हुई थी कि 2 पीएम आज तक ऐसे बने हैं जो पीएम बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे। तो पहले ऐसे पीएम कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जो हैं वो देश के प्रथम ऐसे पीएम हैं जिन्होंने गठबंधन की सरकार को, कौन सी सरकार को, गठबंधन की सरकार को पूरे 5 वर्ष चलाया था। कितने वर्ष चलाया था, पूरे 5 वर्ष चलाया था। तो देखिएगा गठबंधन की सरकार पहली बार जो बनी वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय बनी थी, और गठबंधन की सरकार को पूरे 5 वर्ष चलाने वाले जो पहले पीएम है वो कौन है, पीवी नरसिम्हा राव हैं। इसी कारण इन्हें आपके क्या कहा जाता है, आधुनिक कौटिल्य, क्या कहा जाता है, आधुनिक कौटिल्य या चाणक्य कहा जाता है। देखिए कौटिल्य या चाणक्य जिसका मूल नाम विष्णुगुप्त शर्मा था,
और ये आपके एक अर्थशास्त्र जो ग्रंथ हैं उसके रचयिता हैं। और अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, और उसमें बताया गया है कि एक जो राज्य है उसको किस प्रकार से चलाया जा सकता है। तो देखिएगा, हमारा जो देश है उसको पॉलिटिकल साइंस में राज्य ही कहा जाता है। अब आप जो राजस्थान है राज्य, ये जो देख रहे हो ये राज्य नहीं है, ये हमारे राज्य की एक क्या है, इकाइयां हैं। तो आधुनिक कौटिल्य इन्हें कहा जाता है, क्योंकि आपके इन्होंने अच्छी तरीके से एक राज्य को चलाया, किस प्रकार से गठबंधन की सरकार के साथ में चलाया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, इनके समय की एक घटना है 1991 की। 1991 में इन्होंने क्या किया, आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। वह आर्थिक सुधार भी इन्होंने देश में लागू किए थे। तो ये नीति कब अपनाई गई है? 1991 में अपनाई गई है। देखिएगा होता क्या है, 1990 का जो समय है उस समय हमारे देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, यानी देश में वित्तीय जो साख है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही होती। तो अब आपके इसको रोकने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो चंद्रशेखर के समय के जाते हैं। वो गोल्ड है उसको रिजर्व बैंक पे गिरवी एक प्रकार से रखते हैं और आपके नए पैसे लेते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। अब जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करते हैं और देश में आर्थिक सुधार लागू करते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति है वो आपके क्या होने लगती है, ठीक होने लगती। अब देखिएगा कि इनके समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो क्या थे, देश के वित्त मंत्री थे। और आप सभी को पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं। तो एक्चुअली ये जो कार्य किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन श्रेय जो है वो किसको जाता है, प्रधानमंत्री को जाता है। जिस प्रकार से एक युद्ध होता है उसमें सेनापतियों के द्वारा एक युद्ध जीता जाता है, लेकिन श्रेय है वो किसको मिलता है, राजा को मिलता। तो उसी प्रकार की ये बात है। इसके बाद में और आपके कुछ घटनाएं हैं पीवी नरसिम्हा राव के समय की, उनकी हम बात करें तो देखिएगा कौन कौन सी घटनाएं हैं। बात है 1992 की। कब की बात है? 1992 की। 1992 में इन्हीं के समय यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की ओर से पहली बार जो मांग की जाती है वो पीवी नरसिम्हा राव के समय की जाती है। और वो कब की जाती है? 1992 में की जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात है 1994 की। 1994 की 2-3 प्रमुख घटनाओं की हम बात करेंगे। तो देखिएगा 1994 में क्या होता है, इनके द्वारा लुक के ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया जाता। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब है पूर्व की ओर देखो की नीति का प्रतिपादन 1994 में इनके समय किया जाता है। यानी जापान और आसियान जो देश हैं उनके साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आपके लुक ईस्ट पॉलिसी है वो पीवी नरसिम्हा राव के समय अपनाई जाती है। हाँ, ध्यान रहे कि वर्तमान में इस पॉलिसी का नाम चेंज कर दिया गया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है, और वो नरेंद्र मोदी के समय किया गया। इसकी भी हम बात आगे करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि एक हमारे संविधान संशोधन है 73वां और एक है 74वां। 73वां व 74वां जो संविधान संशोधन है ये 1993 में लाए जाते हैं। 73वां जो संविधान संशोधन है इसका जो संबंध है वो आपके है किसे, पंचायती राज से है, और 74वें संविधान संशोधन का संबंध है वो नगरीय स्वशासन से है। अब देखिएगा ये जो
दोनों ही संविधान संशोधन हैं ये आपके 1993 में पारित किए जाते हैं और लागू जो हैं वो 1994 में होते हैं। अब देखिएगा 73वां जो संविधान संशोधन है ये लागू कब होता है, ऐसा भी कई बार आपके प्रश्न आता है। तो वो होता है 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू होता है? 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया जाता है। और जो 74वां जो संविधान संशोधन है इसे लागू कब किया जाता है? 1 जून 1993 को इसे लागू किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे जो पीवी नरसिम्हा राव हैं इन्हें राजीव गांधी जो हैं उनके सपनों को साकार रूप देने वाला, राजीव गांधी के सपनों को साकार रूप देने वाला प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो देखिएगा राजीव गांधी का सपना क्या था? राजीव गांधी का सपना ये था कि आपके पंचायती राज जो है इसको संविधान में दर्जा दिया जाए। अब वो तो ऐसा नहीं कर पाए, हमने पीछे की क्लास में बात की थी कि वो भी 64 और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आते हैं लेकिन वो पारित नहीं हो पाते हैं। तो इनके समय उन्हीं का परिवर्तित रूप 73वां व 74वां संविधान संशोधन, सॉरी ये वर्ष जो है ये 1992 का है, 1992 में ला जाते हैं और 93 में ये लागू होते हैं। तो राजीव गांधी के सपनों को साकार रूप देने वाला प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। देखिएगा आपके घर वालों ने भी आपके लिए एक सपना देख रखा है, हो सकता है उन्होंने कभी अपने लिए भी वो सपना देखा हो एक सरकारी अच्छी नौकरी का, वो उसे पूरा नहीं कर पाए हों, लेकिन उनके सपनों को और अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे हमारे पीवी नरसिम्हा राव ने पंचायती राज, स्पेशली हम बात करें पंचायती राज के संविधान में दर्जा देने का जो कार्य किया, राजीव गांधी के सपने को पूरा किया, ये एक बहुत बड़ा है कार्य है। क्यों है बड़ा? देखिएगा अभी हमारे देश में क्या है, कोरोना वायरस है। हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, कुछ सावधानियां वो बरतते रहिएगा। इसके बाद देखिएगा हो क्या रहा है कि अभी बातें चल रही हैं देश में आत्मनिर्भर बनने की। अब आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, नगरीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, वो यदि बहुत अच्छे तरीके से सशक्त होंगी तो ही इस दिशा में बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ा जा सकता है। तो ये हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव, जिनका कार्यकाल है 1991 से 96 का और इनके समय की प्रमुख घटनाएं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी हम बात करें तो देखिएगा 10वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं और 10वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वो 1996, केवल 1996 में कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी के समय की हम बातें करें तो देखिएगा देश के प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी पीएम, ये क्या है? देश के प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी पीएम हैं। देखिएगा हमारे देश का पहला जो आपके गैर कांग्रेसी पीएम बना था वो कौन बना था? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अब देखिएगा पहला जो गैर कांग्रेसी पीएम वो कौन है? मोरारजी देसाई। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी पीएम वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसा कैसे? देखिए मोरारजी देसाई है वो कांग्रेस पार्टी में ही थे पहले। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस से वो अलग हो गए, अलग पार्टी बनाई जनता पार्टी, ठीक है। अब इसलिए वो आपके गैर कांग्रेसी पीएम तो हैं देश के पहले, लेकिन वो पूर्णतया क्या नहीं है? विशुद्ध नहीं है। प्रथम विशुद्ध यानी ऐसा पीएम जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं,
वो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, जिसको इन्हीं के नेतृत्व में 1996 में पहली बार सर्वाधिक सीटें मिली थी। अब सर्वाधिक सीटें यानी औरों से ज्यादा मिली थी, इसीलिए क्या बन गई? इनकी सरकार बन गई। लेकिन वो इतनी भी नहीं थी कि ज्यादा लंबे समय तक सरकारें चले पाती। नेक्स्ट बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो देश के क्या हैं? अविवाहित पीएम। ये देश के क्या हैं? प्रथम अविवाहित पीएम है, यानी इनकी शादी नहीं हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं कि इनका जो जन्म दिवस है, इनका जन्म दिवस वो आपके कब आता है? 25 दिसंबर को आता है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। और इनका जो जन्म दिवस है वो भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छे शासन के यादगार के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इनका देश में पीएम के रूप में एक कार्यकाल के दौरान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक कार्यकाल के दौरान आज तक क्या है? सबसे कम कार्यकाल है। और वो मात्र कितना है? 13 दिन। 13 दिन के लिए देश के क्या रहे? पीएम रहे थे। ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि देश में पीएम के रूप में सबसे कम कार्यकाल जो है ना, वो पूछे तो किसका है? चौधरी चरण सिंह का है। और पीएम के रूप में एक कार्यकाल के दौरान देश में सबसे कम कार्यकाल जो है वो किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। और वो कितना दिन है? 13 दिन। देखिएगा पीएम के रूप में इनका कार्यकाल कम नहीं है, क्योंकि 13 दिन के लिए बने, 13 महीने के लिए बनेंगे, और आपके लगभग पूरे 5 साल के लिए भी बनेंगे, इसलिए कम कहां हुआ? लेकिन एक कार्यकाल देकर पूछे तो सबसे कम कार्यकाल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का है। अब देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इन्होंने अपने पद से क्या दिया? त्यागपत्र दिया। अब इन्हें त्यागपत्र देना क्यों पड़ा? तो वो देखिएगा इसलिए देना पड़ा कि सरकार इनकी बन गई, लेकिन सीटें इतनी नहीं थी कि सरकार लंबे समय तक चल पाती, इसलिए आपके इन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया। और आपके इनके पास बहुमत जितनी सीटें थी नहीं, इसलिए इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसा करने वाले ये देश के कौन से पीएम? देखिएगा देश में 2 ऐसे पीएम हैं जिन्होंने लोकसभा में बहुमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले अपने पद से त्यागपत्र दिया। पहले जो हैं वो कौन है? चौधरी चरण सिंह, जिनके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। और दूसरे ऐसे कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। देखिएगा हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो हमारे देश में आज तक जो भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके समय देश में क्या क्या मुख्य रूप से हुआ है, और आपके उनके लिए जो संविधान के अकॉर्डिंग जो चीज़ें घटित हुई हैं वो क्या क्या घटित हुई हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। ओके जी।